अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइज्ड एनर्जीज़। क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो कि अपने स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो हर ऑर्बिटल के अंदर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो स्पेसिफिक होती है और वो दूसरे से डिफरेंट होती है जो दूसरा ऑर्बिटल होगा, और हर एक की अपनी एनर्जी का एक लेवल होता है। और अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन से एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी जो होती है। उसके लिए हम टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करेंगे, और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है उसके लिए तो हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² इस्तेमाल करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले भी कैलकुलेट करेंगे, हम कर चुके हैं। हम वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि वर्क डन के इक्वल होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने यू कैलकुलेट किया था के क्यू स्केयर या Q1 Q2, के Q1 Q2 ओवर आर के इक्वल होती है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास Q1 और Q2 अगर हम देखें तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है एनर्जी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो ई के इक्वल, यानी वन बेसिक जो फंडामेंटल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके इक्वल है, और वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो है ke²/r, और यहाँ पे n सबस्क्रिप्ट जो हमने लगाया है वो nth ऑर्बिटल को शो कर रहा है। nth ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल नंबर 1 2 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसमें रिवॉल्व कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम टोटल एनर्जी इसकी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस एक ख़ास ऑर्बिटल में, nth ऑर्बिटल में, तो En = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम करें। काइनेटिक एनर्जी 1/2 और प्लस काइनेटिक एनर्जी -ke²/Rn। अब ये जो आपको हम पहले इससे टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपने देखा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय कूलम फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो हम उसी इक्वेशन को रिकॉल करते हैं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स = कूलम फोर्स। जब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं तो mv²/r = ke²/r²। यहाँ से आप अगर mv² जो है इसी इक्वेशन में दोनों तरफ अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड पे r जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे आके लेफ़्ट साइड पे r² जो है r डिवीजन में है और वो राइट साइड पे आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इक्वेशन की राइट साइड पे आया तो डिवीजन में पहले ही आपके पास r² था, तो ये सिंगल r जो है वो एक कैंसिल हो गया। जो मल्टीप्लिकेशन में आया आपके पास अब 1/2 mv² बच गया इक्वल टू 1/2 ke²/Rn। अब अगर आप यही वाली वैल्यू जो है 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है En यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू ke²/2Rn माइनस पोटेंशियल एनर्जी ke²/Rn। अब नेक्स्ट ये कि आपने ke²/Rn को कॉमन निकाल लिया तो आपके पास 1/2 -1 बचा। उसका आप 1/2 -1 का एलसीएम लें तो आपके पास जो इक्वेशन बाकी बचती है वो है -1/2 ke²/Rn। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई -ke²/2Rn। अब ये टोटल एनर्जी की वैल्यू में Rn जो है, Rn की वैल्यू हम पिछले टॉपिक में जो हमने कैलकुलेट की थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास En की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आएगी कि -ke/2
2n² h² ओवर 4π² kme²। ये जो नीचे वैल्यू है ये rn की वैल्यू पुट करने से बनी, फिर 2 और 4 जो है 4π के साथ 4 वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास 2π² बच जाता है। अब जो डिनोमिनेटर है उसका, डिनोमिनेटर का पहले ऊपर न्यूमिनेटर है उसका n² h² और नीचे 2π² kme², वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ऊपर मल्टीप्लाई होगा वो ke² के साथ। इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन है वो ऐसे बन जाएगी, en इज़ इक्वल टू माइनस ke² इंटू 2π² kme² ओवर n² h²। और इस तरह से आपके पास यहाँ से अगर 1/n² को आप कॉमन ले लें तो हमारे पास 2π² kme⁴ ओवर h²। ये सारे जो है नंबर्स, इसमें वैल्यूज सारी कांस्टेंट हैं। इन सारी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम E0 का नाम दे दें तो हमारे पास En इज़ इक्वल टू -1/n² इंटू E0 आ गया। तो E0 जो है इसकी वैल्यू अगर हम सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं, पाई के m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और h प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए हम कहते हैं कि ये वाली एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी यानी आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से उसको निकालना हो तो हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से निकलेगा। अब ये है कि ये आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए E0 आ गया। अगर हम इसको यही जो इक्वेशन आपके पास बन गई है, En इज़ इक्वल टू -1/n² 2π² k² me⁴ ओवर h², ये सब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज़ जो हैं वो बदलते जाएंगे। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी E0, जब n को 2 पर पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू आएगी -E0 ओवर 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये इक्वेशन इस तरह से बनती जाएगी कि एनर्जी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएगी -E0 और -E0 ओवर 4, -E0 ओवर 9, -E0 ओवर 16 एंड सो ऑन। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। अब ये है कि ये जो 13.6 आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैलकुलेट की है, ये बाहर ऑर्बिटल के फर्स्ट यानी जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस होता है n इज़ इक्वल टू 1 वाला, उसके लिए ये वाली एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हमने उसको इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से यानी उसकी पहली लोएस्ट स्टेट से रिमूव करवा देना है, बाहर निकाल देना है। और बाहर निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाने से बाकी प्रोटॉन बच जाएगा जो कि पॉजिटिव आयन होता है और उसको हम आयन कहते हैं। इसलिए हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि वो आयोनाइज कर देती है। अगर हम इतनी एनर्जी इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो उसको आयोनाइज कर देगी, तो हम कहते हैं कि ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। एंड दिस आयोनाइजेशन एनर्जी may be provided to the electron by collision with an external electron, कि बाहर से हम कोई इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलाइड करवाएंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से निकाल देगा। हम इस तरह से भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके और भी वेज होते हैं, ये एक तरीका है। और आगे डेफिनेशन है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के, दिस इज़ द मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच this the external electron should be accelerated so that it will supply the requisite ionization energy that is known as ionization potential energy। कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, उसकी जितनी मतलूबा रिक्विजिट का मतलब है कि जितनी उसकी रिक्वायर एनर्जी है, मतलूबा एनर्जी जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा और वो उस इलेक्ट्रॉन को उसके
ऑर्बिटल से निकाल देगा और इस तरह से वो आयोनाइज हो जाएगा एटम। इस तरह से मतलब n इज़ इक्वल टू 1 2 3 के लिए हमने पहले ही देख लिया कि कौन कौन सी एनर्जीज जो आएंगी। एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया है कि ये बोहर के अकॉर्डिंग जब हम एनर्जीज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो एनर्जीज़ जो है वो बिल्कुल इस तरीके से जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट की हैं वो एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल इसके मुताबिक आती हैं। तो इसका मतलब है ये बोहर की थ्योरी जो है वो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि जो ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं हम, उसमें अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी न्यूक्लियस के करीब तरीन वाली यानी n इज़ इक्वल टू 1 में होता है। हम उसको उसकी नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। जब हम उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से जंप करके n इज़ इक्वल टू 1 से 2 में, 3 में या 4 में हायर एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है। हम कहते हैं कि वो हायर ऑर्बिट में चला गया। जब हायर ऑर्बिट में जाता है हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की एटम की एक्साइटेड स्टेट है। और एटम की जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो स्टेबल स्टेट नहीं होती, ठीक है। तो एटम जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है। और उसमें एक तरीका ये भी है कि दिस एटम मे बी एक्साइटेड बाय द कोलिजन विद द एक्सटर्नली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, के बाहर से मूव करता हुआ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आए और वो उस इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले जाए। और इसके लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर होती है उसको हम एक्साइटेशन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो उसकी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में निकाल लेके जाए वो एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में दोनों में फ़र्क कि आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपने ऑर्बिटल से वैसे रिमूव हो जाता है, एटम को छोड़ देता है। लेकिन एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ता नहीं है बल्कि न्यूक्लियस के पास वाली स्टेट से अपर स्टेट में चला जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर लेता है। वो एक्साइटेशन स्टेट होती है। ठीक है बच्चों।